क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? बोर्ड दिख रहा है क्लियर? हाँ हाँ, वो ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से वो प्रोपागेशन ऑफ एरर एरर फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। ओके ओके, चलो अभी जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसमें अगर ऐसा कुछ पावर दिया हो, जैसे एरर से रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे। अगर इफ z इज इक्वल टू x टू द पावर p और y टू द पावर q है, तो इस केस में एरर कैसे निकालेंगे? अगर z का वैल्यू क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ही होगा, लेकिन जो भी क्वांटिटीज पार्ट ले रही हैं इसमें उसका कुछ पावर है, जैसे x का पावर p है, y का पावर q है, तो इस केस में एरर हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था जस्ट पावर 1 हो, पावर -1 हो, इस तरीके का कुछ पढ़ा था। ठीक है ना, चलो देखते हैं। अगर x के पास एरर है, x कैन बी रिटन एज डेल्टा x प्लस डेल्टा x और y कैन बी रिटन एज y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, तो अब ये दोनों का एरर किस में दिखेगा? z में भी दिखेगा। आ रही बात समझ में? मतलब z कैन बी रिटन एज, z को आप क्या लिख सकते हो, z प्लस माइनस डेल्टा z कैन बी रिटन एज, अब x की जगह क्या रखोगे? ये रखोगे x प्लस माइनस डेल्टा x का पावर p लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली y की जगह क्या रखेंगे? y प्लस माइनस डेल्टा y टू द पावर q लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, अब हमें करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके, बोर्ड दिख रहा है हाँ सर। क्या? डार्क नहीं है ज्यादा ना? नहीं सर। चलो, तो अब हमें क्या करना है, z निकालना है, क्योंकि ये जो ट्रू वैल्यू है ये तो सिंपली आ जाएगा। ट्रू वैल्यू कैसे आ जाता है? ट्रू वैल्यू बस इसी फॉर्मूला से डायरेक्टली पुट करोगे, आ जाएगा। यहाँ x की ट्रू वैल्यू, यहाँ y की ट्रू वैल्यू पुट करोगे, z की ट्रू वैल्यू आ जाएगी। हमारा काम क्या होता है, ये डेल्टा z कैसे निकलेगा वो सोचना। तो डेल्टा z निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, डेल्टा z के इक्वल टू जो भी टर्म आएगा पुट कर देंगे। समझो क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ से मैं z को कॉमन करूंगा तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड लिख सकते हैं। अगर इस टर्म से मैं z कॉमन करूँ, इस टर्म से z कॉमन करूँ तो यहाँ 1 बचेगा प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड बचेगा, क्योंकि अगर फिर से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म तुमको दिख जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है इसमें से कॉमन करेंगे x टू द पावर p। ये वाला जो टर्म है इसमें से क्या कॉमन कर रहा है, x टू द पावर p कॉमन कर रहा है, तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x बाई x। ठीक है, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x टू द पावर p, कॉमन क्या करा हमने, x टू द पावर p कॉमन करा है, ये बचेगा। सिमिलरली इधर से क्या कॉमन करोगे, इधर से कॉमन करोगे y टू द पावर q, तो y टू द पावर q अगर कॉमन करोगे यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई डेल्टा y बाई y टू द पावर p। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? जस्ट कॉमन करें, इधर से z कॉमन, जो भी ट्रू वैल्यू है उसको क्या कर ले रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं, ट्रू वैल्यू के जस्ट कॉमन करके बाहर निकाल लिए। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हमें दिख जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या दिखेगा समझना। अब देखो, इसको लिख सकते हो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड, यहाँ इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हो, सो दिस कैन बी रिटन एज x टू द पावर p एंड y टू द पावर q into 1 plus minus delta x by x to the power p, और इधर क्या लिखोगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा y टू द पावर y डिवाइडेड बाई डेल्टा y डिवाइडेड बाई y टू द पावर q, इतना लिख सकते हैं। अब देखो ये z किसके बराबर था, z का ट्री वैल्यू बराबर था x टू द पावर p के, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा अगेन अजम्पशन यूज करना पड़ता है। उस अजम्पशन के हेल्प से हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। अभी इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, और बाइनोमियल अजम्पशन यूज करके अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल कम एज 1 प्लस माइनस p इंटू डेल्टा x बाई एक्स। बाइनोमियल अजम्पशन अगर इसका करोगे, क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो ये इतना दिखेगा। अभी परेशान नहीं होना, ये कहाँ से आ गया है, अभी जस्ट इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे उसमें ये एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सिमिलरली ये जो टर्म है दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस माइनस q इनटू डेल्टा y बाई y डेल्टा y बाई y। ठीक है ना,
ये यहाँ से यहाँ आ रहा है और ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये जो टर्म था 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर पी, इसको मैंने क्या लिखा? ये जो पावर पी है ना, ये यहाँ का मल्टीप्लाई हो गया। ये मल्टीप्लाई क्यों होता है, किस कंडीशन में होता है, वो सब हम बात करेंगे। जस्ट इसके आगे हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें एक्सप्लेन करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, वहाँ पे ये समझाएंगे, ठीक है ना। वैसे ही ये जो चीज है ये चेंज हो गया इसमें। अब आगे का काम क्या है? आगे का काम है सिंपल मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से देखो क्या क्या आएगा। अगर 1 से 1 मल्टीप्लाई करा 1, 1 से ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा प्लस माइनस क्या? Q क्यू Q into डेल्टा delta y वाई by y. delta y by y गुड। ये अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस पी plus इंटू minus P डेल्टा delta x by x अगेन ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या दिखेगा? plus प्लस minus माइनस PQ पी PQ delta डेल्टा x वाई बाई delta y डेल्टा एक्स बाई, by delta y delta x ठीक है। ये टर्म दिखा। अगेन हम क्या करेंगे, ये जो टर्म हमें दिख रहा है ना, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इधर क्या बचा? इधर बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड। अब हमें क्या करना होता है, अगेन ये जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई है ये बहुत छोटे होते हैं। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई क्या होता है, कल ही बताया था कि बहुत छोटा होता है। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इसलिए इस टर्म को क्या कर सकते हो, इस टर्म को आप नेग्लेक्ट करके जीरो कर सकते हो। जैसे ही जीरो करोगे ये 1 से 1 गया। अब आपको क्या दिखेगा? डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वाई बाई वाई प्लस पी डेल्टा एक्स बाई एक्स। यानी जो भी फ्रैक्शनल एरर है, ये क्या है आपका? फ्रैक्शनल एरर इन जेड। ये क्या है? फ्रैक्शनल एरर इन जेड। ये क्या है? फ्रैक्शनल एरर इन वाई। ये क्या है? फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। x और ये जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? ये है पावर। यानी अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कुछ पावर है, जैसे x का पावर p था, y का पावर q था, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी का पावर था वो कहा आ जाएगा? उस क्वांटिटी का पावर आ जाएगा उसके फ्रैक्शनल एरर के कोफिशिएंट में, ठीक है ना। ये कहा पुट कर दिया, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ये आपका फ्रैक्शनल एरर, ये उसका कोफिशिएंट। अगेन ये फ्रैक्शनल एरर, ये आपका कोफिशिएंट, ठीक है। और अगर इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा percentage जेड error परसेंट, हाँ, डेल्टा जेड परसेंट एरर इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वाई परसेंटेज एरर प्लस पी इंटू डेल्टा एक्स परसेंट एरर, ठीक है ना। फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। क्लियर? तो जब पावर रहेगा, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और दोनों केस में मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, हमेशा एरर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एरर कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, एरर क्या होते जाता है? हमेशा ऐड होता है। भले वो, हाँ, भले वो एब्सोल्यूट एरर हो या फ्रैक्शनल एरर हो या परसेंटेज एरर हो, एरर हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नहीं है ना? चलो जल्दी से इसको यहाँ तक लिख लियो। सर। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है बोलो बोलो। सर, वो डायमेंशन का क्वेश्चन। बोलो क्या क्वेश्चन था? इसको हटा दे। हाँ सर। हेलो बोलो बोलो। सर, वो बोल P and Q are two different dimensional physical quantity. Then what is a new physical quantity? P plus PQ by Q. P plus Option A, P plus PQ by Q. PQ by Q। और ना सर, P to the power Q. P plus P to the power Q by Q. ये वाला है? नहीं सर, Q 3 पावर पे 3। अच्छा ये, हाँ, और P plus PQ डिवाइडेड बाय Q वो ये सर है। और वो सर P सर ऊपर पे नहीं है, पास पे है ये P।
कौन सा ये फर्स्ट पी, हाँ हाँ कहाँ हाँ है ये? सर, पी क्यू बाई क्यू एक क्वांटिटी प्लस पी तो अलग। एक काम करो ना, फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, मैं वहां से देख लूंगा। ओके सर ओके। फोटो खींचो, क्लिक करो, ग्रुप में डाल दो। तब तक एक सवाल लिख लो, लिखना। if a quantity if a physical quantity given as p equals to q to the power x, r to the power y, and s to the power z. If a physical quantity is given as p is equals to q to the power x, r to the power y, and s to the power z, where x, y, and z are 1, 2, 3 respectively, where x, y, z are 1, 2, 3 respectively, and percentage error in q, r, and s are 2%, 3%, and 1% respectively, then find percentage error in P. लिख लिया सबने? डाले हो प्रॉब्लम ग्रुप पे? सर सर बोलो। आंसर 5%। 5% आ रहा? हाँ 11%। 11%। 11%, 5%, दो आंसर है। एक 5% एक का आ रहा है, एक का 11% आया। 11% आ रहा है। 11%। बहुत सारे लोगों का 11% आ रहा है, इसका मतलब 5% वाले का कुछ गलती है। देखो क्या गलती करे हो। सर चलो सॉल्व करें 11% आ इसको। रहा है सर। 11% आ रहा है ना? हम्म, चलो देखते हैं बाकी लोग जो सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे। इतने स्टूडेंट है, बस 3-4 ही सवाल सॉल्व कर पाते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखो पिछला वाला जो कंसेप्ट था उसको यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, डेल्टा पी परसेंट कितने के बराबर होगा? डेल्टा पी परसेंट विल बी एक्स इंटू डेल्टा क्यू परसेंट, ठीक है, प्लस वाई इंटू डेल्टा आर परसेंट, प्लस जेड इंटू डेल्टा एस परसेंट। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि ये जेड नीचे है तो इसकी जगह पे माइनस रख देंगे, ऐसा नहीं होता। मैंने बोला था कि एरर हमेशा क्या होगा, एरर हमेशा ऐड होगा, भले वो डिवीजन में हो या मल्टीप्लीकेशन में हो, एरर को क्या करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे। शायद इसीलिए एक का 5% आ रहा था, क्योंकि उसने शायद यहाँ माइनस लिखा। ठीक है ना? माइनस नहीं लिखना है, प्लस ही लिखेंगे। अब एक्स का वैल्यू कितना रखे थे? एक्स का वैल्यू रखे थे 1। ठीक है, एरर कितना था इसमें? 2% का एरर था, तो 2% प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी? 2 थी। आर में जो एरर था वो कितना था? 3% था, तो इंटू 3।
प्लस जेड की वैल्यू थी 3 और एस में जो एरर था वो था 1%। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से 2, यहाँ से 6 और यहाँ से 3 मीन्स कितना आएगा 11% आएगा। क्लियर है? वो जिसका भी 5 आया था वो समझ गया उसका 5 क्यों आया था। हाँ 5 सर। इसलिए आया था कि उसने क्या करा था यहाँ पे माइनस रख दिया था। क्यों? क्योंकि जेड नीचे था तो ऊपर ले गया, पावर नेगेटिव हुआ होगा, उसने क्या करा होगा माइनस रख दिया होगा। ठीक है ना? मैंने ये नहीं बोला था कि जेड पॉजिटिव, जो भी मैंने प्रूफ करवाया था उसमें मैंने जस्ट बोला था जेड एक नंबर होना चाहिए, वो रियल हो या कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। एरर क्योंकि हमेशा क्या होता है ऐड होता है, तो डिवीजन करो मल्टीप्लिकेशन करो, पावर नीचे रखो या ऊपर रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है? कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, सब्सट्रैक्ट करते तो इसका आंसर 5 दिख जाता। हो गया? हटा दे इसको। हाँ सर। हाँ। चलो ठीक है, भेजा ग्रुप में तुमने? नहीं सर, वो वाली फोन ग्रुप ग्रुप के फोन मेरे पास नहीं है, मैं टैब पे कर रहा हूँ, तो बाद में भेज दूँ। अच्छा ठीक है, बाद में भेज देना, बाकी लोग भी ट्राई कर लेंगे और बाकी लोग से नहीं होगा तो फिर मैं कर दूंगा उसको। चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट डिजिट, या इसको एक और नाम से जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों सेम चीज है। समझते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट का पहले या सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है। देखो अगेन एक हमारे पास रॉड है, इस रॉड का लेंथ हम मेजर करना चाहते हैं और इस रॉड का लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्केल है। समझना, हमारे पास एक स्केल है और इस स्केल पे कुछ कैलिब्रेशन किया गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने क्या करा है, ये एक रॉड है, इस रॉड का लेंथ हमें मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल और इस स्केल पे कुछ कैलिब्रेशन किया गया। ठीक है? तो जब आप इस रॉड का लेंथ मेजर करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आप डायरेक्टली काउंट कर ले रहे हो क्योंकि ये कैलिब्रेट किया गया है वहां पे। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा, आप देखे हो ना स्केल जो 15 सेंटीमीटर का होता है उस पर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 अप टू 15 और बीच में भी उसके 10 गैप होते हैं। आ रही बात समझ में? तो आप उसको काउंट करते हो फिर मेजर करते हो। अब समझना, ये जो कैलिब्रेशन किया गया ये मान लो कितना तक किया गया हुआ है 8, ये 8 9 10 11 तक किया गया, लेकिन जब आप रॉड को यहाँ पे प्लेस कर रहे हो तो वो 8 और 9 के बीच में आ रहा है। ठीक है ना? क्या आ रहा है? 8 और 9 के बीच में आ रहा है। तो अगर कोई इसको लिखेगा कि इसका जो लेंथ लिखेगा वो क्या लिखेगा, समथिंग ये 8 और 9 के बीच में है तो कोई उसके 8.5 लिख सकता है, कोई इसको 8.4 लिख सकता है, कोई इसको 8.6 भी लिख सकता है। आ रही बात समझ में? अलग अलग बच्चों को बोला जाएगा तो कुछ इस तरीके का आंसर बताएंगे। ठीक है ना? अब इसमें देखोगे ना तो ये जो 8 है, ये 8 है, ये क्या है, ये सब में आ रहा है, सब कोई 8 लिख रहा है। अब ऐसा नहीं है ना कोई लिख देगा 7.9, कोई लिख सकता है इसको जब इससे मेजर कर रहा है। तो अगर ये 8 से आगे है तो कोई स्टूडेंट ऐसा लिख सकता है? नहीं सर। नहीं लिख सकता है। ठीक है ना? क्योंकि उसको साफ साफ दिख रहा है भाई कि ये 8 और 9 के बीच में है। ठीक है ना? अब कोई ऐसा भी नहीं लिख सकता सर ये वैल्यू 9.2 है या 9.5 है, ऐसा भी नहीं लिख सकता क्योंकि उसको दिख रहा है कि 9 से पीछे है। तो यहाँ पे देखो एक रिलायबल डिजिट आ रहा है। क्या आ रहा है? एक रिलायबल डिजिट आ रहा है। वो रिलायबल डिजिट कौन सा है? 8 है। ठीक है ना? इस 8 पे आप रिलाई कर सकते हो कि ये क्या हो रहा है। कोई भी स्टूडेंट अगर मेजर कर रहा है, मेजरमेंट ले रहा है तो ये 8 उसका आ ही रहा है। ठीक है? अब ये जो डिजिट, ये जो डेसिमल के बाद वाला डिजिट है ना, ये क्या है, ये वैरी कर रहा है सब लोगों के लिए। किसी के लिए 5, किसी के लिए 4, किसी के लिए 6, ऐसे वैल्यूज सब लिख रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ये जो बाद वाला डिजिट है इसको बोलते हैं हम अनसर्टेन डिजिट। ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? अनसर्टेन। ये जो डिजिट है ये सर्टेन है या फिर रिलायबल है, इसको क्या बोलेंगे? ये जो 8 है इसको बोलेंगे सर्टेन या रिलायबल। ये जो डिजिट है 5 6 और 4 जो सबके लिए वेरी कर रहा है इसको बोलते हैं अनसर्टेन। ठीक है? अब समझना किसी भी मेजरमेंट में क्या होगा, तुम्हारे पास कुछ सर्टेन डिजिट होंगे और कुछ अनसर्टेन डिजिट होंगे, मतलब कुछ रिलायबल डिजिट होंगे और कुछ अनसर्टेन डिजिट होंगे। तो जब तुम मेजरमेंट लोगे ना तो कॉम्बिनेशन जो होता है सर्टेन डिजिट का
या फिर रिलायबल डिजिट का प्लस वन नॉन सर्टेन डिजिट, उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। सारी बात समझ में? तो जैसे यहाँ पे जो हमने रीडिंग लिया है, अगर 8.6 की बात करें तो इसमें 8 क्या है, 8 रिलायबल है या फिर सर्टेन है। 6 क्या है, 6 क्या है, अनसर्टेन है, अनसर्टेन। अनसर्टेन है। तो ये एक अनसर्टेन और ये एक रिलायबल, ये कितने हुए, 2 हुए। यानी ये जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा है इसका सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगा वो 2 होगा, या सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2 होगा। 2। क्लियर है? ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट होता क्या है, कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो कुछ डाटा तो सर्टेन होता है कि मान ये इतना होगा ही, उससे कम नहीं हो सकता। जैसे ये जो एग्जांपल मैंने दिया उसमें 8 क्या है, पक्का है, सर्टेन है कि 8 होगा। 8 से ज्यादा अगर आप देखोगे, 8 से ज्यादा तो अलग अलग स्टूडेंट क्या लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं अनसर्टेन। ठीक है, वो किसके चलते है, जो यहाँ पे कैलिब्रेशन है उसके चलते अनसर्टेन है, तो अनसर्टेन वाला भी दिखेगा। तो जो रिलायबल डेटा है आपके पास वो प्लस एक सर्टेन, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 2 5 6 किसी ने लिख दिया तो सबको काउंट नहीं करेंगे। इन सारे अनसर्टेन में से कौन सा वैल्यू, एक वैल्यू, जैसे ये 6, इसको क्या बोलेंगे हम, अगर किसी ने लिखा हुआ है 8.6 तो ये जो 8.6 है इसमें कितने डिजिट्स है, इसमें 2 डिजिट्स है, और उन 2 डिजिट्स को हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट बोलेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये जो भी सिग्निफिकेंट डिजिट है ये डिपेंड किस पे करेगा, जो भी मेजरमेंट करने वाला डिवाइस है, जो भी मेजरिंग डिवाइस है उसके लीस्ट काउंट, उसका लीस्ट काउंट कितना है। जैसे अगर मैंने इसका लीस्ट काउंट इंक्रीज कर देता, इसके बीच में 10 गैप और बना देता, ठीक है, इसके बीच में आप 10 गैप बना देता, तो आप इजीली बता सकते थे कि ये जो गैप है ये 8.1 है, ये जो गैप है ये 8.2 है, ये जो गैप है वो 8.3 है, ऐसा बता सकते थे। अब ये गैप बनाने के बाद भी आपको क्या दिखता, मान लो ये गैप मैंने बनाया और जूम करके थोड़ा सा देख रहा है, मैंने गैप बनाया 8.3 और 8.4 का, 8.3 और 8.4 का गैप बनाया, फिर भी मैंने क्या देखा कि जो रॉड है ना वो इनके बीच में कहीं आ रहा है। तो अब मैं स्टूडेंट को बोलूंगा मेजर करो, तो कैसे मेजर करेंगे, कोई मेजर करेगा 8.3 टू 8.33 या 8.34, ऐसा कोई मेजर करेगा। अगर आप लिखोगे तो अगर मैंने कैलिब्रेशन और जूम कर दिया, जूम करके इस खांचे के अंदर 8.1 8.2 8.3 भी लिख दिया, फिर भी आप अगर मेजर करने जा रहे हो तो देख रहे हो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये 8.3 से थोड़ा आगे है, तो आप क्या लिखोगे, या तो 8.32 या तो 8.33 या तो 8.34, ऐसा स्टूडेंट लिखेंगे। आ रही बात समझ में? अब इस रीडिंग में देखना है, इस रीडिंग में क्या हो रहा है, इस रीडिंग में ये 8 और 3 जो है ये सर्टेन हो गए, 8 और 3 क्या हो गया, सर्टेन हो गया या फिर रिलायबल हो गया। और ये जो आ रहा है 2 या फिर 3 या फिर ये 4, इसको क्या बोलेंगे, अनसर्टेन बोलेंगे। अनसर्टेन। तो अगेन यहाँ पे अगर तुम काउंट करोगे सिग्निफिकेंट डिजिट तो कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। 3 है। 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। क्लियर है? ठीक है। तो जब आपको इंस्ट्रूमेंट दे देगा, इंस्ट्रूमेंट आपको दिया हुआ है, तब तो आप साफ साफ बता सकते हो कि कितना अनसर्टेन डिजिट है और कितना सर्टेन डिजिट है बाय लुकिंग एट इट्स कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन देख के आप सीधे बता दोगे। बट अगर आपको इंस्ट्रूमेंट की जगह कोई नंबर दे दिया और नंबर से पूछ रहा है कि बताओ इसमें कितना सर्टेन, सॉरी कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है या कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, उसको कैसे पता करेंगे। डिवाइस देगा, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइस से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन आप लैब में हो नहीं, अगर आपको एग्जाम में पूछेगा सिग्निफिकेंट डिजिट तब कैसे कैलकुलेट करेगा। जैसे नंबर दे दिया 8.3567 ऐसा कुछ, या 8.0320 ऐसा कुछ नंबर दे दिया, इसमें से बोल रहा है बताओ कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, अब कैसे बताओगे। तो रूल है कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है तो हम कैसे पता करेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं या सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो लिखना, पहले डेफिनेशन लिख लो, लिखो significant digits are defined as significant digits are defined as significant digits are defined as are defined as are defined as reliable digit defined as reliable digits reliable का स्पेलिंग लिख लोगे RELIABLE reliable digit plus
plus one uncertain digit, plus one uncertain digit, defined as reliable digit plus one uncertain digit. हो गया? नेक्स्ट लिखेंगे, अगर कोई डेटा आपको दिया हुआ है तो हम कैसे पता करेंगे उसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो समझेंगे। सबसे पहले लिखिएगा, हेडिंग लिखिए रूल्स, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स are significant. All non-zero digits are significant. मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे किसी नंबर में, सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। नॉन डिजिट मतलब नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स मतलब 1 to 9 जो भी नंबर आपको आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये सारे डिजिट किसी नंबर में है तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। ठीक है ना, इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दूं 32 या फिर 3.268 या फिर 4.72, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नंबर दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, तो जस्ट आप काउंट कर लो। यहाँ पे काउंट करोगे तो कितना आएगा, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अगर यहाँ पे देखोगे तो कितना है, यहाँ पे 4 है। सोचना ही नहीं है, क्योंकि बस यहाँ पे जो भी आपको डिजिट्स दिए गए हैं सारे के सारे नॉन जीरो है। और नॉन जीरो के लिए क्या है, नॉन जीरो के लिए रूल ये है कि जितने भी नॉन जीरो है सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। वैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं दूसरा रूल। दूसरा, अब देखो नॉन जीरो के चलते कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जीरो। अगर किसी नंबर में जीरो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो जो जीरो आ रहा है, जीरो जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा, उसके लिए रूल जो है वो सारे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं है, अगर तुमको नॉन जीरो है तो पक्का उसको काउंट करना ही है सिग्निफिकेंट में। ठीक है, तो अगर जीरो आया उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वो जीरो किस पोजीशन पे है किसी भी नंबर में, उस पे डिपेंड करता है कि वो जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा। सारी बात समझ में? तो जो अपना रूल स्टार्ट होगा फ्रॉम 2, वो सारे जीरो के बारे में बात होगा कि जीरो कब कब सिग्निफिकेंट होगा, कब कब इनसिग्निफिकेंट होगा या नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो दूसरा लिखेंगे नंबर 2, ये लिख लियो ना, हटा देना इसको। हाँ सर। नंबर 2 लिखेंगे ऑल जीरोस बिटवीन, ऑल बिटवीन, ऑल जीरोस बिटवीन, ये नंबर 2 है। बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, और जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी जीरो किसी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होंगे वो सबके सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर है? तो इसके लिए यहां से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक जीरो के लिए हमने क्लियर कर दिया, कौन सा जीरो, मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है 1.002, ठीक है, या फिर 302 या फिर 4.02, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ जितने भी जीरो है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों जीरो किसके बीच में है, दो नॉन सिग्निफिकेंट।
हाँ, नॉन जीरो के बीच में है। या ये जो जीरो है ये किसके बीच में है, दो नॉन जीरो के बीच में है। या ये जो जीरो है ये भी किसके बीच में है, दो नॉन जीरो के बीच में है। मतलब अगर यहाँ काउंट करोगे सिग्निफिकेंट डिजिट तो जीरो को भी काउंट करेंगे। आ रही बात समझ में? कौन, अच्छा ये किसी ने स्क्रीन शेयर कर दिया। हाँ सर, और कुछ? अच्छा इसको रुक जाओ, थोड़ी देर बात करना, उसको हाँ रहने ठीक दो है, वैसे ठीक ही। है, ठीक है। शेयर थोड़ी देर बात करना, ये एक्सप्लेन कर दे रहे हैं तब करना, ओके ओके। वो सारे बच्चों को दिखने लगेगा। ठीक है, अब समझते हैं। ये जो हटा दो इसको। देखो अब वही मैं बोल रहा हूँ कि जो भी जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होंगे सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। तो अगर यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके लिए कितने होंगे, सिग्निफिकेंट इस फिगर के लिए 4 हैं, इस फिगर के लिए 3 है, इसके लिए भी 3। ठीक है। तो दो रूल ये हो गया, ये दोनों रूल के हमने क्या सीखा, जो नॉन जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन जो जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है, वो भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल लिखने हैं, लिखेंगे जीरोस टू द लेफ्ट। थर्ड रूल, zeros to the left, zeros to the left of non-digit, zeros to the left of non-zero digit, zeros to the left of non-digit, sorry, non-zero digit, to the left of non-zero digit are non-significant या not significant, are not significant. ठीक है, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, समझेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। जो भी जीरो आ रहे हैं, जैसे अगर मैं लिख दो 32 कॉमा 0.032 या फिर 0.00082, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ध्यान से देखना, ये जो जीरो है ये किधर है, इस नॉन जीरो के लेफ्ट में। ये जो जीरो है ये कहाँ है, नॉन जीरो के के लेफ्ट में। ये दोनों जीरो जो है, ये दोनों जीरो ये कहाँ है, इस नॉन नॉन जीरो के लेफ्ट में। अगेन ये जो 1 2 3 4 जीरो है ये किसके लेफ्ट में है, इस 8 के लेफ्ट में है। यानी समझना ये जो जीरो है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये इनसिग्निफिकेंट है, वैसे ही ये जो जीरो है और ये जो जीरो है ये क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। सिमिलरली ये और ये जो भी मैंने अंडरलाइन किया है ये सारे के सारे जीरोज क्या है, इनसिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। क्लियर है? हाँ सर। एक चीज और मैं लिख रहा हूँ, देखना 0.03082, ठीक है, समझना इसमें ये दोनों जो जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, हाँ हाँ, बिकॉज वो significant दो है। नॉन जीरो के बीच में है। दो दो नॉन जीरो के क्लियर है? तो अगर यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करोगे तो कितना होगा, 2 यहाँ पे काउंट करोगे तो कितना होगा, 2 दो यहाँ भी 2 है। दो ठीक है, इधर काउंट करोगे तो 2 दो 2 है और इधर 4 4 है। ठीक है ना, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन अभी तक नहीं है? आ रहा समझ में? हाँ जल्दी बोलो, किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, नहीं है ना? क्योंकि ये इस बार पूछा था, इस बार का नीट का जो एग्जाम था उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट से सवाल पूछा था, इजी था, लेकिन रूल पता होने चाहिए तब इजी होगा, है ना? क्योंकि इससे सवाल आएगा आराम से 4 नंबर आ जाएंगे, लेकिन रूल भी पता होना चाहिए, रूल नहीं पता होगा फिर नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट लिखेंगे रूल नंबर 4, म्यूट कर लो जिसके तरफ से नवाई जा रहा है, सवाल कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर लेना। लिखा 4 में लिखना ट्रेलिंग जीरो और टर्मिनल जीरो, रूल नंबर 4 था ये अपना, ट्रेलिंग जीरो
और टर्मिनल जीरो। ट्रेलिंग और टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट में जो जीरो है, किसी नंबर के लास्ट में जो जीरो है वो काउंट होंगे कि नहीं। ट्रेलिंग जीरो और टर्मिनल जीरो इन ए नंबर ट्रेलिंग जीरो और टर्मिनल जीरो इन ए नंबर विदाउट डेसिमल, इन ए नंबर without decimal are non significant। ध्यान से देखना, इसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई नंबर आपके पास दिया हुआ है और वो जो नंबर है उसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है, ठीक है, तो उसमें जितने भी ट्रेलिंग जीरोज होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे नॉन इनसिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट। हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैं लिख रहा 822 है आपके पास, इसके पास तो जीरो है नहीं। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 8200 या फिर 82000, समझना किसी में डेसिमल नहीं है, तो यहाँ तो बताना बहुत ही आसान है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 है, दो। इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इसके पास आएंगे तो थोड़ा सा क्या देंगे, ध्यान देंगे। ध्यान क्यों? क्योंकि 82 तो है, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, ये दोनों जो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट होंगे कि नहीं होंगे ये सोचना है। समझो रूल क्या है, ट्रेलिंग जीरो और टर्मिनल जीरो, ये लास्ट के दो जीरो हैं, ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे कब, जब कोई डेसिमल नहीं हो, ठीक है। बीच में कहीं तुमको डेसिमल दिख रहा है? ना नहीं दिख रहा है, यानी ये दोनों जो जीरो हैं ये क्या हो गए, इनसिग्निफिकेंट हो गए। मतलब स्टिल यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना होगा, 2 ही होगा। वैसे ही ये जो तीनों जीरो हैं ये क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे कितने डिजिट, 2 ही होंगे। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। आ रही बात समझ में? हाँ सर। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट नंबर 4, ट्रेलिंग जीरो और टर्मिनल जीरो in a number having decimal are significant। यहाँ पे जस्ट चेंज हो जाता है, ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रूल है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। अगर डेसिमल पॉइंट इंट्रोड्यूस हो गया, डेसिमल पॉइंट क्या है, इंट्रोड्यूस कर दिया आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8.2, यहाँ पे लिखा 8.20, यहाँ पे लिखा 8.200। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब ये जो जीरो है ना ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट है। पॉइंट के आने से ही, पॉइंट जैसे ही इस नंबर में मैंने पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे ये 8.2 है, ये 8.20 है, ये 8.200 है, अब ये जो जीरोज हो गए ये क्या है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 2 है। यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 3 है, क्योंकि आप जीरो को भी सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। रूल क्या है, ट्रेलिंग जीरोज और टर्मिनल जीरोज इन ए नंबर हैविंग डेसिमल है यहाँ पे, आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, ठीक है ना। 2 जीरो, हाँ 2 जीरो इंट्रोड्यूस करा है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर। तो ये रूल्स है, रूल्स याद करेंगे। अगर नंबर कोई दे दिया, कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है तो आपको कैसे पता करना है, कैसे पता करोगे कि कौन सा नंबर में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ये सारे रूल पता होने चाहिए। नॉन जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब जीरो होंगे, जीरो के लिए आपको एक्स्ट्रा 4 रूल बना हुआ है। नंबर 1 को छोड़ दो, नीचे के जो 4 रूल है वो किसके लिए है, जीरो के लिए, कि जीरो सिग्निफिकेंट होगा या सिग्निफिकेंट नहीं होगा, उसके लिए ये 4 रूल है, याद रखना है। क्लियर है? सर बोलो। सर बोले सर वो 8.2 तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, और अगर उसको मैं लिखूं तो 8.200, इसका मतलब जीरो का कोई वैल्यू नहीं, पर उसका सिग्निफिकेंट फिगर और वो 4 हो सिग्निफिकेंट जाएगा। है, हाँ समझो कैसे ये सिग्निफिकेंट फिगर मैंने बताया है, ये कैसे आता है, ये आता है हमारे पास जो डिवाइस है उससे, जो हम मेजरिंग डिवाइस यूज करते हैं ना उससे आता है। समझना कैसे है, हमने मेजरिंग डिवाइस यूज करा है, हमने मेजरिंग डिवाइस एक यूज करा है जिसमें कैलिब्रेशन कुछ ऐसे किया गया, ये 8 है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 9 है, ठीक है ना। कैलिब्रेशन ऐसे कर रहा है कि 8 8.1 8.2 8.3 ऐसा कुछ कैलिब्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लो डॉट, यहाँ पे रॉड आकर के रुक गया, तो यहाँ से अगर कोई रीडिंग लेगा तो वो कितना लिखेगा, वो लिखेगा 8.2, डायरेक्टली इतना लिख देगा। अगर यहाँ पे आकर के रुक गया तो वो सीधे रीडिंग कितना लिखेगा, 8.2 लिखेगा। अब समझना ये जो वैल्यू है ये कैसे आया, ये हमने क्या करा, हमारे पास जो डिवाइस था उसको हमने और जूम करा, ठीक है ना। जूम करने का मतलब है लीस्ट काउंट बढ़ाया। तो समझो पहले यहाँ क्या था, 8 था, इधर था 9, इसके बीच में गैप हमने बनाया 10 गैप, ठीक है। और ये जो 10 गैप है ना, उसको फिर से जूम करके हमने क्या करा, इसके बीच में फिर से 10 गैप और कर दिया, इसके बीच में और 10 गैप कर दिया। अब इसको जूम करोगे तो समझना, जब इसको जूम करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, इसको जूम करने पे हमें दिखा जैसे यहाँ पे 8.2 है, यहाँ पे 8.3 है, और इसके बीच में 10 खाचा ऐसे बना हुआ, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो जब ऐसे खाचा को इंक्रीज कर दी ना, डिवाइस को हमने क्या कर दिया, और ज्यादा लीस्ट काउंट ऐड कर दिया। तो लीस्ट काउंट ऐड करने से क्या होगा, अब ये डिवाइस यहाँ पे आकर के रुक गया, मतलब जो भी रॉड था वो कहाँ पे आके रुक गया, इधर आके रुक गया। 8.2 तो अब हम 8.2 नहीं लिखेंगे, 8 पॉइंट क्या लिखेंगे, 8.20 लिखेंगे, क्योंकि ये जो डिवाइस है ना, अगर ये यहाँ पे आकर के रुकता, यहाँ पर आकर के रुकता, तो हम क्या लिखते, 8.21 लिखते, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बोला ही कि जो भी सिग्निफिकेंट डिजिट होता है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट इज रिलायबल प्लस 1 नॉन रिलायबल या नॉन सर्टेन, ठीक है। तो ये डिवाइस मेजर कर ही रहा है साफ साफ, ये इतना तो मेजर वो कर रहा है। लेकिन जीरो जो है, अगर जीरो ये जो है, ये क्या किसका पोर्शन है, ये पार्ट है अनसर्टेन का, क्योंकि वो क्या कर सकता था, उतना तक भी दिखा सकता है। ये जो डिवाइस मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये 8.2 यहाँ पे है। अब ये ध्यान से देखो, 8.1 भी मेजर कर सकता है, 8.21 मेजर कर सकता है, 8.22 मेजर कर सकता है। इसलिए ये रीडिंग जो है, ये कैसे डिवाइस से आया होगा, जो 3 तक एक्चुअली मेजर कर सकता है उसके लिए आया हुआ है सिंपली। अब ये किस कहाँ का रीडिंग है, ये जो रीडिंग है ये ऐसे डिवाइस से है जो डेसिमल के 3 डिजिट बाद तक भी मेजर कर सकता है। ओके सही बात समझ में। और जब नंबर था, इसके पहले जब डिजिट नहीं था, तो समझना, जब डिजिट नहीं था, मान लो यहाँ पे 82 लिखा हुआ है, ठीक है, और किसी ने फिर से लिख दिया यहाँ पे 820, या फिर किसी ने लिखा 8200। अब ये जो जीरो है ना, जीरो इसके इस केस में नॉन सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि मे बी ये हो सकता है यूनिट कन्वर्जन। समझना, ये 82, अगर इसको मैं लिखूं 82 मीटर, इसको क्या लिखूं, अगर किसी ने लिखा है 82 मीटर, क्लियर। तो इस 82 मीटर को समझना, 82 मीटर को अगर कन्वर्ट करोगे डेका मीटर में तो क्या आएगा, 820 सर वो डेसीमीटर होगा, डेसी होगा, अच्छा सॉरी, हाँ डेसीमीटर होगा, डेसीमीटर, हाँ। ठीक है। वैसे ही अगर 8200 लिखा हुआ है तो मे बी ये किसके चलते हो सकता है, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हो। तो समझना, जो मेन चीज है ना, ये 82 मीटर है। कन्वर्जन के चलते ये जीरो इंट्रोड्यूस हो रहा है, कन्वर्जन के चलते क्या हो रहा है, ये जीरो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ना कि लेंथ मेजर करने के चलते। पिछले वाले केस में लेंथ मेजर कर रहे थे तो लीस्ट काउंट के चलते जो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हो रहा था वो काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे मे बी ये मीटर को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसी में और सेंटी में, तब ये जीरो और ये जीरो इंट्रोड्यूस हो गया। इसका मतलब जो भी कन्वर्जन के चलते जीरो इंट्रोड्यूस होता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। आ रही बात समझ में, इसलिए ये जीरो और ये जीरो क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन अब नहीं है ना। नहीं सर, नहीं। चलो एक नोट लिखेंगे, नोट है पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट। पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देना। पावर ऑफ 10 कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल आपको लिखा हुआ है 0.8 इंटू 10⁻⁻², या फिर 1.2 इंटू 10⁻⁶, ऐसा कुछ लिखा हुआ है।
ठीक है। अब आप आपको इसमें काउंट करना है, आपको काउंट क्या करना है कि आपसे अगर पूछा जा रहा है कि बताओ कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसमें, कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो सबसे पहला चीज आप ये भूल जाओगे, ये वाला टर्म है भी, जो भी पावर्स वाले टर्म होते हैं ना, 10 रेज टू पावर कुछ भी हो, 10 रेज टू पावर 8, 10 रेज टू पावर -8, 10 रेज टू पावर 10, 10 रेज टू पावर कुछ भी हो, तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कभी पार्ट नहीं लेता। आ रही बात समझ में? जैसे अगर आपने ये वैल्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप इसको भूल ही जाओगे जब सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करोगे। आप किसके पास देखोगे? आप बस इस बेस को देखोगे, इसको बेस बोलते हैं, ये है बेस मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर -2। तो इसको भूल जाएंगे जब भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करेंगे, क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट होता है। हम इससे निकालेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट, इससे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे? 2 बोलो। 1 1 1 दो है, 1 है, क्योंकि ये डेसिमल के जो भी लेफ्ट साइड में जीरो होता है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो यहाँ से कितना आएगा? 1 आएगा। अगर यहाँ पे देखोगे तो कितना आएगा? अगेन इसको भूल जाएंगे, 10 रेज टू पावर 6 क्या है उसको भूल जाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगर ध्यान दोगे तो दिस विल कम है 1 2, सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? 2 है। 2। ठीक है, चलिए, तो ये तो सारे रूल्स हो गए। जो नंबर कोई देगा डायरेक्टली आप वहां से कैलकुलेट करके बता सकते हो कि कितना सर सिग्निफिकेंट। सर सर 8.200 में 4 सिग्निफिकेंट वैल्यू है और ए 200 8.200, हाँ। और ए 8200 इंटू 10⁻³ में कितना होगा? कितना? -3 में। हाँ अब देखो, सुनो सुनो सुनो, ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसा लिखने का रूल होता है। ये कभी भी तुम ऐसा लिखोगे ना तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का जरूरत हो। सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब? जब भी कोई चीज, सुनो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ लो। अगर जब भी किसी चीज का पावर माइनस में है, ठीक है ना, तो माइनस में लिखने का तरीका होता है कि जो डिजिट यहाँ लिखा रहेगा ना वो 0 पॉइंट फिर ऐसे स्टार्ट होगा। जैसे मैंने कैसे लिखा है? 0.1। जब नंबर 1 से बहुत छोटा होता है, समझना, जब नंबर क्या होगा? 1 से छोटा होगा, तभी 10 का पावर नेगेटिव हो जाएगा। 10 का पावर नेगेटिव कब जाता है? जब नंबर 1 से छोटा हो। हम हाँ। इस तरीके से लिखते हैं ना कि यहाँ जो नंबर आए वो 1 से छोटा हो, उसको 1 से बड़ा लिखोगे, तब इन सिग्निफिकेंट डिजिट डिसाइड करना क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। देखो मैंने लिखा कैसे है? मैंने लिखा है 0.8 इंटू 10 रेज टू पावर 2 -2। इसको कोई ऐसे भी लिख सकता था, 8 इंटू 10 रेज टू पावर -1। ठीक है। अब देखो जब ऐसे लिखोगे ना, तो ऐसे लिखने में हमें क्या करना? कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट क्या? क्योंकि हम इसको कोशिश -3 होगा। करेंगे कि अगर, समझो यहाँ पे अगर पावर, यहाँ पे पावर अगर माइनस में है ना, पावर माइनस में है, तो हम कोशिश करते हैं जो बेस हो वो 1 से छोटा लिखा जाए। बेस कैसे लिखा जाए? 1 से छोटा लिखा जाए। यानी इसको कन्वर्ट किसमें करोगे? इसमें कन्वर्ट करेंगे 0.8 में। तो जब पॉइंट इधर करोगे तो क्या, सॉरी यहाँ पे -3 होगा, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? -2 तब होगा। सारी बात समझ में? वैसे इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 1.2 जो है इसको चेंज कर दिया 12 इंटू 10 रेज टू पावर 5 में। ठीक है, तो फिर ये 10 रेज टू पावर 5 है या 6? हाँ ठीक है, 5 में इसको फिर लिखने का क्या ही मतलब है? जब ये 10 का पावर लिख रहे हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं इसमें से जितना 10 है वो सब बाहर निकाल ले। इसमें जितना 10 है वो क्या कर ले? बाहर निकाल ले। तो इसमें से एक 10 अभी भी आप बाहर निकाल सकते हो। दिस विल बी 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 6। मगर ठीक है, वो तो सर 1 से बड़ा है ना 1.2। हाँ, 1 से बड़ा इसलिए है क्योंकि ये पावर 1 से बड़ा है। जब पावर 1 से बड़ा होगा, ध्यान से सुन लो, जब पावर 1 से बड़ा होगा तो बेस को क्या रखेंगे? 1 से बड़ा रखेंगे। ठीक है ना, मतलब 1, जब पावर, जैसे मैंने लिखा, सही सवाल कर रहे हो, एक बार समझ लो। अगर ए इंटू 10 रेज टू पावर बी है, ऐसा कुछ है, समझना। ए इंटू 10 रेज टू पावर बी है, तो समझना यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ जो बी है, अगर बी इज लेस देन 0, बी क्या है? लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव है ना, तो ए की जो वैल्यू होगी, ए की जो वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक रेंज में होनी चाहिए? 0.1 से लेकर के 1 के बीच में होनी चाहिए। मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 0.1 से 1 के बीच में आएगा। अगर ये पावर b ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पावर पॉजिटिव है, ये जो a होगा ना, इसको हम कोशिश करते हैं लिखने का किस टर्म में? 1 to 9 के बीच में। ठीक है, अगर 1 to 9 के बीच में लिखोगे तब जाकर की जो पावर है, तब डिसाइड करो कितना आ रहा है। जैसे अगर किसी ने लिख दिया
12 इंटू 10⁻⁵। तो तुम्हारा काम क्या होगा, तुम्हारा काम होगा इसको कन्वर्ट करना किस रेंज में, इस रेंज में 1 से लेकर के 9 के बीच में कन्वर्ट करने का, यानी इसको कन्वर्ट करोगे तो दिस विल बी 1.2 इंटू 10⁻⁶। ये लिखने का तरीका होता है। आ रही बात समझ में? वैसा ही ये माइनस पावर है तो माइनस एग्जाम में 12 इंटू 10 टू द पावर 5 दे देगा तो हम 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 कन्वर्ट एग्जाम में सुनो ये जो लिखने का तरीका ना ये साइंटिफिक तरीका है, और एग्जाम में जो भी आपको डिजिट देगा ना वो साइंटिफिक तरीका से लिख के देगा। ऐसा नहीं आप कभी भी आप बुक में नहीं देख रहोगे, बुक में आप कभी नहीं देखोगे कि नंबर ऐसे लिखा हुआ है 12 इंटू 10⁻⁶ या 13 इंटू 10⁻⁶ या समथिंग 32 इंटू 10⁻⁻8। कभी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको बुक में। साइंटिफिक तरीका से लिखा हुआ दिखता है, ठीक है ना। साइंटिफिक तरीका मतलब इसको क्या करेंगे 0.32 इंटू 10⁻⁻6 लिखेंगे। आ रही बात समझ में? बुक में हमेशा ऐसा लिखा रहेगा सर इसीलिए सर कैलकुलेटर में भी ऐसा ही मान निकलता है। जो भी आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर वो ऐसा नहीं लिख के दे देगा कि आपने कैलकुलेट करा, वो 13 इंटू 10⁻6 देगा। अगर उसको बताना होगा रिजल्ट तो कैसे बताएगा 1.3 इंटू 10⁻7 बताएगा, ठीक है ना। ये 10 बाहर लेने का मतलब है कि इधर जो भी नंबर था उसमें से हमने 10 क्या कर लिया, खींच लिया, ठीक है। तो अब 10 कब तक खींच सकते हो, जब तक इसकी वैल्यू 10 के बराबर हो। मतलब 10 इंटू 10⁻6 लिखने का क्या मतलब, ये लिखने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया इसको 1 इंटू 10⁻⁴ क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। तो ये साइंटिफिक तरीका है लिखने का, और साइंटिफिक तरीके में ना आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम लोग बुक में लिखते हैं या कॉपी में लिखते हैं तो अपने मर्जी से लिखते हैं, चलो मेरा मन करा मैंने लिख दिया अपनी मर्जी से कि ये 8 इंटू 10⁻⁻6 है। लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है लिखने का, ये साइंटिफिक तरीका नहीं है, ये हमने लिख दिया अपने कॉपी में या अपने बुक में, अपने ये जो नोटबुक है उसमें, ठीक है। बुक्स में कभी आपको ऐसा नहीं दिखेगा, बुक्स में आपको पॉइंट ऐसा करके दिखता है, या फिर अगर पावर मोर देन 0 है तो आपको क्या लिखेगा 1 पॉइंट समथिंग या 2.3। 9 के ऊपर 9.9 तक लिखेगा आपको, ठीक है ना। आपको कभी ऐसा नहीं लिखेगा। जैसे एप्सिलॉन का जो वैल्यू है, समझना एक और चीज समझ लो, एप्सिलॉन का जो वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट का हम हमेशा ऐसा क्यों लिखते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ऐसा क्यों लिखते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन है कि ऐसा लिखेंगे? हाँ रिस्ट्रिक्शन है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, आप इसको कन्वर्ट करके ऐसा नहीं रटोगे, या बुक में ऐसा कहीं नहीं दिखेगा कि ये पावर को हमने ऐसे लिख दिया। देखे हो कभी बुक में कि एप्सिलॉन का वैल्यू ऐसा लिखा होगा? जो भी बुक है या जो भी तुम्हारा टेस्ट पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, वो साइंटिफिक नोटेशन यूज करके आएगा। मतलब पक्का उसमें कैसा लिखा रहेगा, अगर लेस देन 0 एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी में बढ़िया से एक्सप्लेन करा गया है कि अगर पावर 10 लिखना है तो लिखने का उसका रूल क्या होता है। क्लियर है? हेलो हाँ बोलो। हेलो हाँ हेलो, किसी को आवाज नहीं आ रही हाँ क्या? मैं बोल रहा हूँ सर, आप तो बोला जे 10 की पावर जो 1 से छोटा हो ना, माने नेगेटिव हो, तो उसे 0.1 से 1 तक रहेगा। 1 से छोटा हाँ करके लिखो, 0.1 से तक भी 1 तक रहेगा वही रेंज में। যখন जितना भी एप्सिलॉन 0 का मान मैं लिखता हूँ उसे 8.85 पर, তাহলে 8 तो 0.1 से 1 के रेंज से बड़ा होगा ना, তাহলে माइनस नेगेटिव कैसे लिखा? अच्छा सॉरी, वो मैंने क्या लिमिट बताया था 1 से 1 तक, उसको 10 हाँ कर लो, 0.1 से 10 तक। वो जो रेंज था वो मैंने उल्टा बताया था, 0.1 से लेकर के 10 तक सर? इसके रेंज में लिखते हैं। सर पॉजिटिव में पॉजिटिव में भी वही रूल करेंगे, 1 to 10 करेंगे। वो 0.1 हट के क्या आ जाएगा 1 to 10 आ जाएगा। जब पॉजिटिव होगा तो 1 to 10। हाँ बोलो। सर कोई कांस्टेंट का सिग्निफिकेंट नंबर क्यों इनफाइनाइट होता है? किसी कांस्टेंट का सिग्निफिकेंट नंबर क्यों सर इनफाइनाइट होता है, जैसे कि एवोगाड्रो नंबर? हाँ क्योंकि सर इनफाइनाइट इसलिए है ना क्योंकि उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू है, आप जो भी अब जैसे लिखते हो, आप एवोगाड्रो नंबर कितना लिखते हो 6.022 into 10 to the power 23 0.22 इंटू 10⁻23। तो देखो ये जो है ये तो इनसिग्निफिकेंट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 6.022 तक जाकर के रुक गया है, ठीक है ना। ये हम याद रखते हैं इतना। जैसे पाई जो है ना, पाई इज ए कांस्टेंट, पाई क्या है एक कांस्टेंट है, और इसको जब आप
सिंप्लीफाई करोगे ना तो क्या होगा, इसकी वैल्यू मिलियंस ट्रिलियंस तक डिजिट के बाद तक ला सकते हो, ठीक है ना। जैसे 22/7 को अगर डिवाइड करोगे, डिवाइड करते जाओगे, ये कहीं रुकेगा ही नहीं। अरे बात समझ में, ये वैल्यू कहीं रुकेगा नहीं। वैसे ये 6.022 जो है ये क्या है, इसको आपने अप्रोक्सीमेट किया है याद करने के लिए 6.022। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 4 डिजिट ही है, यहाँ और बाकी सारे डिजिट आएंगे। जितना भी जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे, जितना एक्यूरेट करने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ पे डिजिट्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। आ रही बात समझ में। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये 4 दिख रहा है तो यहाँ 4 रखेंगे। जो भी कांस्टेंट आता है वो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट आता है, और एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यूज होती है ना वो चेंज होते रहती है। जितना एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी वैल्यूज क्या होंगी, चेंज होती रहेंगी। आ रही बात समझ में। तो कोई भी कांस्टेंट अगर आ रहा है, कोई भी कांस्टेंट है, उसके लिए सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। जितना एक्यूरेट करोगे एक डिजिट बढ़ गया, जितना एक्यूरेट करा एक डिजिट बढ़ गया। वैसे ही जैसे पाई को हमने सिंप्लीफाई करा, जितना तुम कितना भी पॉइंट के बाद, इस पॉइंट डेसिमल के बाद अगर 10⁵ अंक बाद अगर वैल्यू पता करने की कोशिश करोगे ना, तो वो भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है। इसलिए जब भी कोई कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट के लिए क्या हो जाता है, हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट इनफाइनाइट हो जाता है। क्लियर। सिग्निफिकेंट जनरली हम किसके लिए पता करते हैं, जो भी हम मेजर कर रहे हैं ना, मेजर करके हम किस वैल्यू को लिखेंगे, कितना लिखेंगे उस वैल्यू में से। जैसे आपने मेजर करा जो आपका स्केल है, समझो जो स्केल है जिसमें कैसे रीडिंग होता है, जो भी स्केल है 1 2 और इसके बीच में 10 डिवीजन होता है। तो ये जो रीडिंग है ना, आप यहाँ से समझो, आप यहाँ से एक्यूरेटली क्या मेजर कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से वैल्यू दिया जाए तो 1.5 आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। 1.5 अगर मेजर करना है, एक्यूरेटली मेजर करोगे। आगे जो अगर 1.5 से कोई बड़ी वैल्यू है तो आप कैसे लिखोगे, 1.5 2 अगर लिख रहे हैं तो 2 आपने कैसे लिखा, गेस करके लिखा, ठीक है ना। वो अगर किसी ने अनसर्टेन ऐसा लिख डिजिट है। दिया, हाँ किसी ने ऐसा लिख दिया 3, तो 3 भी जो लिखा ना वो गेस करके लिखा। हरी बात समझ में है। जो 3 लिखा वो गेस करके लिखा। अगर इसके आगे जो भी ऐड करते जाओगे ना, जो गेस करके हम ऐड करेंगे उसमें से सारे के सारे अनसर्टेन, सारे के सारे सर्टेन नहीं होते हैं। मतलब सारे के सारे क्या होगा, ये जो वैल्यूज है इस 2 को छोड़ करके बाकी ये जो वैल्यू अपने मन से लिख रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। लिखो या नहीं लिखो उससे एक्सपेरिमेंट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू हम इसमें मेजर कर ही नहीं सकते हैं। जो अब मेजर जो नहीं कर सकते हैं उसको गेस करके ला रहे हो, उस सारे गेस्ट वैल्यू में से एक ही वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट में पार्ट लेगा। कौन सा, फर्स्ट अनसर्टेन। बाकी जो अपने मन से लिख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही हम किसी कांस्टेंट को कैलकुलेट करने जाते हैं तो कांस्टेंट जो कैलकुलेट करते हो ना, वो क्या होता है, उसके पास क्या है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसा। उसमें क्या है कि अगर आप जितना एक्यूरेटली कैलकुलेट करोगे वैल्यू बढ़ते जाएगा, वैल्यू बढ़ते जाएगा, वैल्यू बढ़ते जाएगा। जैसे 8.85 मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहीं पे आकर के रुक गया, इसलिए मैंने 8.85 लिखा है। इसके बाद और भी बहुत सारी वैल्यूज है, वो हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो हमें याद नहीं करना है। हमें बस इतना याद करना है, इतने से काम बन जाता है। 9 जो हम जी की वैल्यू याद करते हो, जी की वैल्यू कितना याद करते हो, 9.8 न्यूटन 9.8 याद करते हैं, ठीक है। और थोड़ा एक्यूरेट करोगे तो ये 9.81 होता है, और थोड़ा 81 एक्यूरेट करोगे तो वैल्यूज ऐड होते जाएंगे, ठीक है। इसलिए जी कांस्टेंट का सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसको मोर एक्यूरेटली देखोगे ये वैल्यूज बढ़ते जाएंगे। क्लियर है। हाँ सर। चलो सिग्निफिकेंट हेलो डिजिट। सर। हाँ बोलो। हेलो बोलो, सुनाई दे सर। रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10⁻³ kg। सो 931, हाँ। सो 0.91 एंड 9.1 दोनों ही 0.1 से लेकर 10 की रेंज में पड़ता है। 9.1 और 0.91 0.91 हाँ। हाँ, दोनों ही 0.1 से लेकर 10 की रेंज में पड़ता है। हाँ सो हम क्यों ही 9.1 ही लिखता है। 9, वही तो कह रहे हैं, साइंटिफिक लिखने का तरीका है वो। ये 0.9 जो लिख रहा है वो किस रेंज में पड़ रहा है, ये 0.1 से 0.1 बड़ा है या छोटा है। मैंने क्या बोला, 0.1 से लेकर के 10 के बीच में, तो ये 0.9 के इसमें आ रहा है। देखो ध्यान से, आ रहा है, ये इधर आएगा ना, ये किधर आएगा, ये 0.1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे बढ़ेगा। ये 0. इधर 2 होगा, इधर 0.3। पॉइंट 0.1
जीरो और 1 के बीच में होगा तो। हाँ हाँ, अरे देखो लिखने का जो साइंटिफिक नोटेशन है ना, ये जैसे टर्म लिख रहे हो तो हम कोशिश क्या करते हैं, इसको ये जो वैल्यू है ये 10 से बड़ी ना हो कभी, इसको 10 से छोटी लिख सकते हैं, 10 से छोटी, या अगर इसको ऐसे लिख रहे हो 0.91 लिख रहे हो तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है। ये कम क्यों यूज होगा, ये जो भी नंबर है, जैसे ये कोई 10⁻⁻⁹, जैसे इसका कितना 9.31, ठीक है, अगर ये जो वैल्यू है इसको लिख रहा है 32, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है जो मेजर करे है ना, जो मेजरमेंट हमने लिया है उस टाइम में कौन सा नोटेशन यूज करा गया है। ये जो वैल्यू है, जैसे कोई भी हम पावर में कुछ भी अगर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं जो बेस है ना, बेस को 10 से छोटा रखें, ठीक है, भूल ही जाओ, बेस को कितना रखे, 10 से छोटा रखे, 1 से 10 दोनों के लिए, अगर पावर बी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अब याद कर लो कि हम जब रखेंगे तो इसको क्या रखेंगे, 1 से 10 के बीच में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, अब क्लियर, मान लो वो पॉइंट वाला टर्म हटा लो, इसमें किसके बीच में रखेंगे, 1 और 10 के बीच में रखेंगे, पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो अगर Yes, उसके sir. अकॉर्डिंग अगर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहा है, जैसे पावर कभी भी पावर कुछ लिख के दिया हो माइनस में या प्लस में, तो पावर से नहीं सोचेंगे, जो भी बेस में लिख के दिया हुआ है, जैसे बेस मैंने लिख दिया 0.82 समथिंग ऐसे लिखा हुआ है, तो हमेशा कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, बेस में जो लिखने का तरीका है उससे कैलकुलेट करेंगे, ना कि कहाँ से जो तुम्हारा अपना लिखने का तरीका है, जो पावर जो है 31 लिखो या 41 लिखो, उससे मतलब नहीं होता है। एक चीज और थोड़ा समझ लो, जैसे अगर लिख रहे हो ना एक चीज और समझ लो, जैसे तुमने कहा 9.1 इंटू 10⁻⁴ समथिंग है, यहाँ पे 31 है, -31 है, अगर मैं इसको इस पावर से छेड़छाड़ करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9.1 इंटू ये 0.9 इंटू 10⁻⁻, माइनस कितना 32 लिख सकता हूँ, सॉरी 30 लिख सकता हूँ। तब यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करो, क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स अगर काउंट करोगे तो इसमें कितना है, 2 इसमें कितना है, 2 ठीक है। तो अगर ऐसा लिख रहे हो ना, ऐसा लिख रहे हो, या फिर तुम ऐसे लिखो 0.091 इंटू 10⁻29 ऐसा लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इस केस में सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 2 ही है। कितना है, 2 ही है। समझो, मतलब अगर इधर 0 इंक्रीज कर रहे हो ना, इधर 0 इंक्रीज कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिग्निफिकेंट इधर कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा। अभी भी कितना है, 2। प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, समझना, प्रॉब्लम कब क्रिएट होगा, जब हम इधर इंक्रीज करना शुरू करेंगे। ये 91 इंटू 10⁻⁴ क्या लिखोगे, -32 ऐसे लिख सकते हो। वैसे ही 901 इंटू 10⁻⁴ -33, 9 और क्या लिखोगे यहाँ से, 9100 इंटू 10⁻⁴ कितना लिखोगे, -34। 34। देखो अब काउंट करो कितना सिग्निफिकेंट, 2 ही है। इसमें कितना, इसमें कितना, दो, इसमें दो, कितना, इसमें कितना, 2 तो पावर से कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं। तो इसीलिए क्या बोलना है कि जो भी हमने पावर लिख रहे हैं ना, इसके टर्म में जो पावर लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, पावर कुछ भी लिखो, इंक्रीज डिक्रीज करके कुछ भी लिखोगे ना, तो अगर इस ऐसे पावर लिखोगे तो 0 बाद में ऐड होगा, 0 क्या होगा, बाद में ऐड हो जाएगा, तो जो 0 बाद में ऐड होगा ना, जैसे ही डेसिमल गायब हो गया, डेसिमल गायब होगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा, डेसिमल गायब होने के चलते ये 0 क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जब इसको 1 से छोटा लिखने की कोशिश करोगे तो 0 आगे ऐड होगा, 0 कहाँ ऐड होगा, आगे, तो जब 0 आगे ऐड होता है तो भी वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। तो तुम ऐसे लिखो या जो पहले मैंने लिखा था वैसे लिखो, किसी भी तरीके से लिखोगे ना, तो ये जो पावर है इसका कोई पार्ट आ ही नहीं रहा है इसमें, अभी भी 2 है, अभी भी 2 है, अभी भी 2 है, अभी भी 2 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसके 10 का पावर कुछ भी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। मेन जो मोटिव था सिग्निफिकेंट डिजिट का समझाने का ये था। अब साइंटिफिक नोटेशन में जो कंफ्यूजन हो रहा है ना कि सर 8.5 8.85 या 0.85 क्यों लिख रहा है, तो हमारा कोशिश क्या होगा कि हम जब भी लिखेंगे तो बेस को क्या लिखेंगे, 10 से छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। जो साइंटिफिक नोटेशन है बुक्स में जब यूज करेंगे तो जब भी कोई 10⁻⁴ समथिंग लिखा हुआ है तो हमारा काम क्या होता है, ये जो टर्म यहाँ लिखा हुआ है इसको क्या लिखेंगे, 10 से छोटा लिखने की कोशिश करते हैं, 1 से बड़ा 10 से छोटा। क्लियर है, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ सर, 8.00 का कितना सिग्निफिकेंट होगा, 8 पॉइंट
0 0 0 0। बताओ अभी रूल बताएं कितना होना चाहिए। 3 3 होगा। क्यों? क्योंकि एक तो डेसिमल है, डेसिमल अगर इंट्रोड्यूस हो गया तो सारे ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट। ठीक है ना। अब 8.00 लिखने का कोई मतलब होगा, ऐसे ही आंख बंद करके नहीं लिखा हुआ है। 8.00 लिखा हुआ है ना, तो मैंने उसका मतलब भी बताया कि कोई 8.00 लिख रहा है तो उसके पास जो अवेलेबल डिवाइस है ना, उस उससे अवेलेबल मेजर किया डिवाइस है। से उससे मेजर कर सकता है वह अप टू 2 डेसिमल। अगर कोई लिख रहा है 8.000 लिखने का क्या मतलब है, जो फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसके पास कैपेसिटी कितनी है, उसके पास कैपेसिटी है डेसिमल के आगे भी 3 डिजिट मेजर करने का। क्लियर है? तो अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब ये जो रीडिंग है ना, ये आया है किसी एक्सपेरिमेंट से। ठीक है ना। अगर तुमको बोला जाए कि हाइट मेजर करके बताओ, तो हाइट मेजर करते हैं जो मेजरिंग टेप ना, उसका कुछ ना कुछ कैलिब्रेशन होता है। उस कैलिब्रेशन के अकॉर्डिंग आप मेजर करोगे तो आप क्या लिखते हो, मान लो कि 163 सेंटीमीटर पॉइंट 3 लिख रहे हो। ऐसा लिख रहे हैं क्यों? क्योंकि मे बी आपका जो कैलिब्रेशन किया गया हुआ डिवाइस वो सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन और कर गया है, इसलिए आप ऐसा लिख रहे हो। आ रही बात समझ में? सर, दो वैल्यू है, दोनों का वैल्यू सेम है, पर सिग्निफिकेंट डिजिट क्या आलादा डिफरेंट हो सकता है। दोनों का वैल्यू आ तो रहा है। इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू कितना, हाँ 8 ही है, 8 ही है, इसका वैल्यू कितना है, 8 है। 8 ही है। सिग्निफिकेंट डिजिट अलग अलग आ रहा है, हाँ सर। आ रहा है ना। अब ये देखो, ये कितना है, 80 है। ये कितना है, 800, ये कितना है, 8000। इसका सिग्निफिकेंट डिजिट बताओ। एक 1 1 है ना। हाँ नंबर अलग अलग है, नंबर अलग अलग है, फिर भी यहाँ क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है। यहाँ क्या है, नंबर सेम है, सिग्निफिकेंट डिजिट अलग हो रहा है। अलग अलग है। तो ऐसा कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकालो अपने मन से। अगर ऐसा कुछ होता ना तो मैं बता देता, नोट में लिखवा देता कि ऐसा कुछ है। तो ठीक है, अपने मन से कंक्लूजन निकालोगे फिर कंफ्यूजन होगा। अगर नहीं बताया हुआ है इसका मतलब ये है कि उस तरीके कोई कंक्लूजन नहीं होगा। जैसे अगर होता ना कि जो सेम नंबर है, ऐसी दो किसी डिजिट का मतलब ऐसे किसी नंबर का सिग्निफिकेंट डिजिट सेम नहीं हो सकता है, तो मैं लिखा देता कि नोट में कि हमारे पास यूनिक सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। यूनिक होता तो फिर यहाँ पे देखो, अगर 8 है तो ये इसको अगर 8.00 लिख रहा हूँ तो इसमें 3 आ रहा है। 8.0 ये है, इसका वैल्यू 8 ही है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, अलग अलग है, क्योंकि इसमें 2 है। इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वैल्यू अलग अलग है, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, एक। 1 है। आ रही बात? तो जो रूल लिखवाया गया ना, हम्म। रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, रूल के अकॉर्डिंग जो आएगा वो बता देंगे। क्लियर है? और कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। नहीं है ना। आगे बढ़े, चलो अब समझते हैं। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्ट का, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो जो रिजल्ट होगा उसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट और डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, और लिख दो क्योंकि दोनों का रूल सेम ही होता है, और मल्टीप्लिकेशन। अगर डिवीजन कर रहे हो या फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, दोनों के लिए रूल सेम ही होगा। जैसे आपको दे दिया 8.20 इंटू 1.325, ये कितना आ रहा है। या फिर आपको दे दिया 8.20 डिवाइडेड बाई 1.325, यहाँ से कुछ रिजल्ट आएगा। अब जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट रखेंगे, कौन सा रूल फॉलो करेंगे वो समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट करो कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3 कितना है, 3 है। अगर यहाँ पे देखोगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है। यहाँ पे कितना है, 4 4 है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ आंसर आएगा। तो वो जो रिजल्ट आया उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हम रखेंगे, क्योंकि अब ये हमारे हाथ में, हमने रीडिंग ले लिया, एक डिवाइस था उससे डिवाइस से रीडिंग लिया, हमारे पास आया 8.20। ठीक है, ये रीडिंग है, सेम टू सेम ये रीडिंग है। एक ऐसा डिवाइस है जो कहाँ तक मेजर कर सकता है, डेसिमल के
3 डिजिट तक 3 मेजर कर digit सकता है, बात तो उसका कर। रेटिंग हमने ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एक नया क्वांटिटी आ रहा है, तो उस क्वांटिटी में हम कितना सिग्निफिकेंट डिजिट रखेंगे। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, तो जब आंसर जो होगा वो कितना रखें, एक बार जल्दी से कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके इसको बताना। फोन के कैलकुलेटर में जल्दी से मल्टीप्लाई करके ये बताओ कितना आ रहा है। 4 तक बताना, 5 तक बताना, डेसिमल के पार्ट्स तक। सर 10.865 10.865 865 और 2 डिजिट बता दो जल्दी। ना सर, और आ नहीं रहे, यहाँ से स्टॉप हो फोन में गए। इतना ही है? अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। समझो, ये तुम्हारा क्या है, रिजल्ट आया। इस रिजल्ट में काउंट करो कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है। 5। 5 है सिग्निफिकेंट डिजिट। तो 5, अगर तुमने 5 लिख दिया तो क्या ये 5 जो लिख रहे हो ये सही है या गलत है? ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। उन गलत है। चारों ऑप्शन में से कौन सा चूज करेंगे? क्या ये चूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए रूल है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो जो रिजल्ट आएगा ना, सुनो ध्यान से, जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 डिजिट का, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट फॉलो किसको करेगा? नंबर हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट फॉलो करेगा। जो भी रिजल्ट आएगा, म्यूट कर लो जल्दी से जिसके तरफ से आवाज आ रहा है, जो भी यहाँ पे रिजल्ट आया ना, ये रिजल्ट किसको फॉलो करेगा? रिजल्ट उस नंबर को फॉलो करेगा जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। आ रही बात समझ में? मतलब ये 10.865 किसको फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा इन दोनों में से जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। लीस्ट मतलब छोटा, कम। तो ये 3 और 4 में कौन कम है? ये कम है। 3 यानी कि आंसर जो होगा उसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए? 3 3 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है? 5 5 है। मतलब हम इसको क्या करेंगे? राउंड अप करेंगे। इसको क्या करेंगे? राउंड अप करके लिखेंगे। तो दिस विल बी 10.9। ठीक है, जो आंसर होगा ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये फॉलो करेगा, ये गलत है। तो जो ऑप्शन होगा उसमें हम क्या टिक करेंगे? 10.9 टिक करेंगे। 10.9 यहाँ क्यों कर रहे हैं? राउंड अप का थोड़ा सा एक टेक्निक है, वो भी बता देंगे अभी। जस्ट बचपन से ही राउंड अप करते आए हो तो उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 8 किस में कन्वर्ट हो गया? 9 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ 6 था, 6 5 से ग्रेटर है। ठीक है, ये 10.9 हो गया। क्लियर है? अगर डिवीजन कर रहे हो ये भी करो, जल्दी से ये कर लो। मोबाइल में भी ये भी करके बता दो। सिक्स पॉइंट हम्म, 18 और 86 ना सर, 6.1886 888 या 88? 88 886, हाँ इतना ही तक ठीक है। अब समझो, अगेन हमने क्या करा? यहाँ पे डिवीजन करा। अब डिवीजन में से इसको मानेंगे या इसका सिग्निफिकेंट डिजिट लेंगे? तो जिसका कम है, जिसका भी कम है, ऊपर वाले का क्या है? कम है, 3 है। कम है। तो जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ तक राउंड अप करेंगे? 3 तक। तो 1 2 3, यानी इसको राउंड अप करोगे तो 6.19 आंसर होगा। 9। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये इसमें 1 2 3 4 5 आ रहा है, ये गलत है। जो सही है वो किसके लिए आएगा? 3 के लिए आएगा। ये करेक्ट है। जो भी गोल करके मैं लिख रहा हूँ ना, गोला वाला क्या मतलब है? गोला करने का मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर लिख रहा हूँ, नहीं तो बाद में कॉपी पढ़ोगे ना तो परेशान हो जाएगा, सर ये डिवाइडेड बाई 5 लिखे हैं, फिर उसको ब्रैकेट में घेरे हैं। ये ग्राउंड अप वाला अभी तो याद रहेगा 2-3 दिन तक। जब 1 महीना 2 महीना बाद कॉपी खोलेगा ना, फिर पागल हो जाओगे कि सर ये कहीं ऊपर 4 लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई ये लिख रहे हैं। डिवीजन का मतलब ये नहीं, ये अंडरलाइन करके नीचे 5 गोला करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है। वो बगल में कहीं लिख भी सकते हो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो ये रूल था किसके लिए? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्या फॉलो करोगे? समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो लिख लो। इन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, comma, final result has, final result has, final result has, final result has significant figure, final results have significant figure, significant figure, significant figures equal to
equal to least significant figure equal to least significant figure of multiplying numbers, least significant figures of multiplying numbers or numbers used in division हो गया। हाँ। तो ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का केस था। अब समझेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है। डी क्या आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन। जो रूल एडिशन के लिए होगा वही रूल सब्सट्रैक्शन के लिए भी है। अब 1.052 प्लस 2.3268 ये लिखेंगे, किसके बराबर लिखेंगे ये समझना है। जल्दी से कैलकुलेटर में करके बता दो कितना आ रहा है। एक बार फिर से बोलो। 3787। ठीक है। तो अगर क्या ये आंसर लिख रहे हो ये सही है या गलत है ये पता करना है हमें, ठीक है ना। ये जो भी हम लिख रहे हैं इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये डिसाइड करना है हमें, ठीक है ना। अब समझना इसमें क्या रूल होता है डिसाइड करने का। इसमें रूल जो होता है ना वो थोड़ा सा अलग है। इसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हम डेसिमल के जो भी लेफ्ट में है उसको काउंट नहीं करते। काउंट किसको करेंगे, डेसिमल के जो राइट में। तो डेसिमल के राइट में यहाँ पे कितना नंबर है 3। ठीक है ना। डेसिमल के राइट में अगर काउंट करोगे तो कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है 3 है। इसके लिए अगर डेसिमल के राइट में काउंट करोगे तो कितना है 4। ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें भी हम डेसिमल के बाद काउंट करेंगे और जो इसमें से लीस्ट वाला है वो उतना ही डिजिट डेसिमल के बाद में रखेंगे। आ रही बात समझ में। अब समझो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, यानी आंसर जो होगा वो कहाँ तक जाएगा 3 तक ही जाएगा। ठीक है। और इसमें ध्यान देना कहाँ से काउंट कर रहे हैं, डेसिमल के बाद में काउंट कर रहे हैं। डेसिमल के बाद में, डेसिमल के पहले का कोई मतलब नहीं। ये 3 को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो डेसिमल के बाद जब हमने काउंट करा तो यहाँ टोटल 4 आ रहा है, लेकिन ये अगर आंसर टिक कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3.379, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ पे 3 आ रहा है जो कि करेक्ट आंसर है। इसके अकॉर्डिंग सेम रूल हम कहाँ यूज करेंगे, सेम रूल सब्सट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई करेंगे। जैसे अगर मैं लिख देता दिस माइनस दिस करता तो कुछ आंसर आता, ठीक ना। अभी कर भी लेंगे, पहले ये लिख लो। हो गया। हाँ सर। ठीक है। तो अगर आपसे आंसर में पूछ रहा है कि कितना वैल्यू होगा तो हम वैल्यू इतना वाले को टिक करेंगे। अगर आपसे पूछा रिजल्ट में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 लिख देंगे। ठीक है ना, क्लियर है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब लिखना, इसके नीचे लिख लो, फिर सब्सट्रैक्शन वाला भी कर देंगे। लिखना, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इन केस ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इन केस ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन, result should retain retain as many decimal places
result should retain, result should retain, हाँ हाँ result should retain as many decimal places, as many decimal places, as many decimal places as places as, फिर से as many decimal places as there are, as there are in number, as there are in number, number with least decimal place, as many decimal places as there are in number with least decimal places, decimal places taking part in addition or subtraction, taking part in addition or subtraction. ठीक है, हो गया। एक और एग्जांपल कर लो, 217.3250 में से घटाना है 19.032। जल्दी से कैलकुलेटर से करके आंसर बता दो। कितना है? 198.2885 पूरा 2885 इतना आया। ठीक है, अब क्या ये आंसर होगा? ये जो आपने लिखा है क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप काउंट करोगे तो डेसिमल के बाद आपने कितना लिखा है? 4 लिखा है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग डेसिमल के बाद कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, क्योंकि लीस्ट के पास कितना है? 3 है, क्योंकि यहाँ पे काउंट करोगे, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 है, तो जो आंसर होगा ना, आंसर में डेसिमल के बाद कितना होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए। हाँ, तो ये आपका गलत है, अगर ये आपने लिखा ये गलत है। जो सही आंसर है दैट विल बी 198.289। ठीक है, कंफ्यूजन कोई? नहीं सर। बोलो। अब चलो, अब जब राउंड अप करते हैं ना, राउंड अप करते हैं जनरली, जब 5 से ज्यादा होगा और जब 5 से छोटा होगा, जब 5 से ज्यादा होगा और 5 से छोटा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, राउंड अप में दिक्कत कब होता है? जब 5 को राउंड अप करना हो, कि 5 को राउंड अप कर रहे हैं तो उसको हटा करके क्या लिखें? जैसे आपने बोला ना यहाँ पे कि 198.289 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि जब हम राउंड अप करेंगे, यहाँ पे 5 दिखा, 5 को आपने बढ़ा करके क्या लिखा? 9 लिखा, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी गलत हो जाता है, क्योंकि उसके लिए रूल है। के लिए रूल क्या है? अगर आप इसको राउंड अप करोगे तो आंसर जो होगा वो इतना ही होगा, 198.288 आंसर होगा इसका। आ रही बात समझ में? कि जब राउंड अप करते हैं तो राउंड अप में एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक होता है, बाकी सब जगह बच्चे आराम से कर लेते हैं। ग्रेटर देन 5 लेस देन 5 में कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत कब होता है? जब 5 को राउंड अप करना है, तो 5 मिडिल में आ रहा है ना, तो मिडिल को राउंड अप करके बढ़ाएंगे या सेम रखेंगे, उसके लिए छोटा सा रूल है। आ रही बात समझ में? यानी यहाँ पे जो आंसर होगा कितना होगा? 198.288 होगा। किसी को कोई आइडिया है मैं 8 क्यों लिख रहा हूँ, 9 क्यों नहीं लिख रहा हूँ?
क्योंकि 8 इवन है अभी। क्योंकि 8 के बाद में 5 है। हाँ समझो क्या हो रहा है कि इस 5 को राउंड अप करना है, क्योंकि इस 5 को ट्रंकेट करना है, इस 5 को हटाना है, तभी जाकर के हमारा आंसर सिग्निफिकेंटली करेक्ट होगा। तो यहाँ 4 था, इसको हटा करके हमको 3 लाना है। अब 3 लाने के लिए 5 को उड़ाना है। 5 को उड़ाने के लिए हम उसके साइड वाले नंबर को देखते हैं, साइड वाला जो डिजिट है उसको देखते हैं। अगर ये इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा। आ रही बात समझ में? अगर 5 के बगल में इवन है कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ ऑड होता तब आप 1 से इंक्रीज करते हैं। ठीक हमारी ठीक बात ठीक। समझ में? इसलिए हाँ जो सर। आंसर होगा डेट विल बी 198.288। क्लियर है? तो अगर ये आंसर आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन में इस तरीके का दिया है तो टिक कर दोगे। अगर आपसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पूछ रहा है तो आप अब इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर होगा। ठीक है ना? तो जो भी रूल्स मैंने बताया है उस रूल के बेसिस पहले उसको बढ़िया से पढ़ लोगे, फिर कोई भी कंफ्यूजन होगा सिग्निफिकेंट डिजिट से रिलेटेड तो वो नेक्स्ट क्लास में आप पूछोगे, आप क्या करोगे उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व करोगे। अलग अलग जो भी आप बोलो। স্যার স্যার 5 के बाद कोई মানে জিরো ছাড়া মানে जीरो विदाउट जीरो कोई नंबर होगा 5 के बाद जब कोई नंबर होगा तब तब तो सर ये रूल फॉलो होगा। विदाउट जीरो का क्या मतलब है, नहीं समझ में आ रहा। मैंने सर 5 के बाद नॉन जीरो नंबर होगा 1 2 5 के बाद नॉन जीरो नंबर। अच्छा चलो समझते हैं थोड़ा सा इसका राउंड अप का एक रूल लिखा दे रहे हैं। अगर उस रूल के बाद भी कंफ्यूजन होगा तब मुझे बताना। मैं रूल लिख रहा हूँ थोड़ा सा राउंड ऑफ का। हेडिंग है तुम्हारा राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट। जैसे आपको यहाँ पे 2.3762 दिया हुआ, ठीक है, इसको राउंड अप करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसको राउंड अप क्या करना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करना है। मतलब आप जो आंसर लिखोगे इतना कंटेन करना चाहिए। जब आप इसको लिखोगे तो कितना लिखोगे 2.38, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जब नंबर 5 से ज्यादा रहता है when नंबर इज ग्रेटर देन, ये जो नंबर है ये 5 से ग्रेटर है, इट इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो आपने क्या करा है, आपने क्या करा है, राउंड अप करे हैं तो उसको 1 से रेज कर दिया है, रेज बाई 1, ठीक है। ऐसा रूल फॉलो करना है। अगर इसी नंबर को मैंने ऐसा लिखता है, दूसरा नंबर दिया हुआ है जिसमें आपको लिखा हुआ है 3748, ठीक है, स्टिल इसको राउंड अप कितना करना है, आपको राउंड अप करना है कितना तक, 2 डिजिट तक ही राउंड अप करना है, ठीक है। अब 2 डिजिट तक राउंड अप करना है मतलब इसको ट्रंकेट करना होगा, इसको हटाना होगा। इसको हटाना है तो हम किसका सोचेंगे, अगेन इस 4 का सोचेंगे, ठीक है। और ये जो 4 है ना ये क्या है, लेस देन 5 है। तो अगर लेस देन 5 होता है तो कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। नो चेंज मतलब ये जो नंबर आएगा ये सिंपली इससे क्या दिखेगा, 2.37 ही दिखेगा, ठीक है ना। अब 2 डिजिट लिखना था, अब 2 डिजिट लिखने के लिए इधर मैं लिख भी दे रहा हूँ अब 2 डिजिट, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। या इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसमें सबको ही पता होता है, बचपन से ही करते आ रहे होते हैं। अब चलो, अब जहाँ दिक्कत होता है वो थोड़ा समझते हैं। हटा दे इसको, हाँ हटा के ये नंबर मैं चेंज कर रहा हूँ, एक बार मैं इसको कर रहा हूँ 35 और इसको मैं कर रहा हूँ 65, ठीक है। अब अगेन हमें क्या करना है, इसको राउंड अप कहाँ तक करना है, 2 डिजिट तक राउंड अप करना है। कहाँ तक राउंड अप करना है, 2 डिजिट तक, ठीक है। 2 डिजिट तक राउंड अप करने के लिए हमें क्या हटाना पड़ेगा, ये वाला टर्म हटाना पड़ेगा, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब जो हटा रहे हो ना उसमें पहला डिजिट किसके बराबर है, 5 के बराबर ही है। तो अब हटा करके हम कितना लिखेंगे, 2.33 लिखे या 2.34 लिखे, 2.34 लिखे, ठीक है ना। 2.34 ये होगा। डिसाइड,
डिसाइड कौन करेगा? इस 5 के बगल वाला ये जो डिजिट है, 5 के बगल वाला ये जो डिजिट है ये कितना है? 3 है, और 3 आपका ऑड है, मतलब बराबर है, ये नंबर 5 के बराबर है, और साथ ही साथ जो साइड में है वो कैसा है? ऑड है। बराबर और ऑड जब होगा तो हम क्या करते हैं? रेज्ड बाई 1, रेज्ड बाई 1। जो साइड वाला होगा उसको रेज करेंगे तो दिस वन इज करेक्ट, ये गलत है। ठीक है, अब बोलो, अब तुम क्या पूछ रहे थे? किसी को कुछ डाउट था? सर वो 5 के बाद जो नॉन जीरो नंबर है इसीलिए तो सर वो 3 4 हुआ। 5 के बाद जो नॉन जीरो है मतलब ये वाला नंबर। हाँ सर, शेप जब 5 रहेगा तब सर वो जो इवन है वो भी तो सर 1। अच्छा रुको, अब इसको कर रहे हैं, चलो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या लिखोगे? 2.36 2.36 लिखोगे। तो इसके 5 के बाद भी तो 8 है ना, तो अगर 8 है तो आप इसको क्यों नहीं इंक्रीज कर रहे हो? देखो ये 5 के बाद क्या नंबर है ना, उससे मतलब नहीं है। 5 के बाद में क्या नंबर है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? 5 से, और 5 के पहले जो डिजिट है उससे। जब राउंड अप करते हैं ना तो हमें किससे मतलब होता है? जहां तक राउंड अप कर रहे हैं उसके बाद जस्ट जो नंबर है उससे मतलब होता है। यहाँ पे राउंड अप कहाँ तक कर रहे हैं? 2 डिजिट तक। तो 2 डिजिट तक जब राउंड अप करोगे ना, तो 2 डिजिट के राउंड अप जब करोगे तो उसके जस्ट बाद कौन सा नंबर है? जस्ट बाद क्या है? ये है। ठीक है, उससे सोचेंगे उस, हाँ उसके आगे क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। तो उसके आगे 8 हो, 9 हो, 2 हो, 3 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? इस बात से है, क्योंकि इसको कहाँ तक राउंड अप करना है? इसको राउंड अप करना है 2 तक। इसके साथ क्या हो? हाँ बोलो। 2.253 का राउंड अप माने वो डेसिमल के बाद 1 जब राउंड अप करेगा 2.253 इस नंबर को 2.25 आवाज कट रहा है, तो आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, आवाज नहीं आ रहा, माइक पास करो तब बोलो। 2.253 2.253। हाँ बोलो, कहाँ तक राउंड अप करना है इसको? सर डेसिमल के बाद एक नंबर तक, डेसिमल के बाद एक नंबर तक, एक नंबर तक राउंड अप करना है। हाँ एक नंबर तक राउंड अप करना है, यानी किसके लिए सोचोगे? 5 को राउंड अप करके अब क्या लिखोगे? यहाँ पे 3 लिखना है या 2 लिखना है, ये सोचना है। आ रही बात समझ में? आवाज ही बीच में कट जा रहा है। जिसको चलो 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 जिसको समझ में आ गया वो बताएगा अगर कि ये नंबर है तो इसके लिए हम क्या लिखे? 2.3 लिखें या 2.2 क्या लिखेंगे? 2.2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास? यहाँ पे इवन चेंज नहीं होता है। और सारी बात समझ में? सर 2.5 के लिए भी 2.2 ही लिखेगा। तुम्हारा आवाज ही क्लियर नहीं आ रहा है। सर 2.25 के लिए, 2.25 के लिए सर 2.25 के लिए क्या लिखेंगे? 2.2 ही लिखेंगे। हाँ एकदम 2.25 के लिए भी 2.2 ही लिखेंगे। इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर तुम आगे का सोच रहे हो कि सर ये, इससे कुछ मतलब नहीं है। जब राउंड अप करना है 2 डेसिमल तक या 1 डेसिमल तक, हम उससे जस्ट एक आगे वाले का सोचते हैं कि वो क्या है। उसके आगे 8 ऐड है, 9 ऐड है, कुछ भी ऐड है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आ रही बात समझ में? राउंड अप का कोई स्पेशल क्लास कर लियो क्या? डेप्थ तक राउंड अप कर रहे हो यार। नहीं देखो, हाँ चलो, ये जो रूल था इसमें आंसर कितना होना चाहिए? इसमें आंसर होना चाहिए क्या? 2 पॉइंट, देखो ये मैं लिखा तो था यार, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है मैंने। अगर 8 लिखा हुआ है तो ये 8 लिखे, 3 लिखे, 2 लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राउंड अप हमें कहाँ तक करना है? यहाँ तक करना है। तो हम हटाएंगे किसको? इस 5 को हटा करके। तो 5 को अगर हटा रहे हैं तो इसके बगल में क्या है ना, इसके पहले क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो ऑड था तो हमने एक बढ़ाया, तो नंबर ये जो चेंज किया, नंबर है, रेज्ड बाय 1। ओ हाँ, ये जो नंबर है ये क्या है? यहाँ पे एक तो ये इक्वल टू 5 है, और ये साथ ही साथ इवन है। और जब Even। इवन होगा तो कोई चेंज नहीं करेंगे। नहीं क्या होगा। करेंगे? नो चेंज। ठीक है ना? तो सिंपल सी चीज है। इतना इतना क्यों कंफ्यूज हो रहा है? अभी तो फिजिक्स में गए भी नहीं हो, मैथमेटिक्स में इतना कंफ्यूज हो रहा है। नो चेंज।
क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना? और कोई कंफ्यूजन बोलो, आगे सर, वाला सर। कुछ भी नंबर हो। हाँ बोलो। डायमेंशन एनालिसिस से एक बोलूं? हाँ बोलो बोलो, जिसका भी हो सर, जो डाउट था। टाइम कितना हुआ? हाँ बोलो। EXP के भीतर कोई कंपोनेंट होगा तो उसका डायमेंशन 0 होगा? नहीं नहीं, समझो, EXP जो होता है ना, EXP का मतलब होता है e⁻, ऐसे लिखा हुआ है EXPX, ठीक है ना? हाँ, हाँ। EXPX का मतलब है e⁻x। ई जो है ना, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ई को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल। तो शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं EXP लिखा रहता है, कहीं कहीं ई लिखा रहता है। सारी बात समझ में? अलग अलग बुक का अलग अलग लिखने का तरीका है। जिसको पावर लिखने में दिक्कत नहीं होता है वो e⁻x लिखता है। कहीं पे पावर लिखने में किसी को दिक्कत होता है तो वो ऐसे लिख देता है EXP, ये एक्सपोनेंशियल का शॉर्ट फॉर्म है, और ब्रैकेट में ऐसे x लिख देता है। मतलब ये किसके बराबर है? EXPX बराबर है e⁻x का। x डायमेंशनलेस होता है ना? हाँ हाँ हाँ, e⁻x पावर में x डायमेंशन डायमेंशनलेस। तो यहाँ भी डायमेंशनलेस है। ठीक है, हम्म। ये दोनों सेम चीज है। और कोई, हाँ एक किसी और का सवाल था, जल्दी से स्क्रीन आप शेयर कर लो। इसके बाद कोई सर क्लास है तुम्हारा अभी मैंने जस्ट? सर मैंने ये पर भेज दिया है ग्रुप पर। ग्रुप पे भेज दो, चलो ठीक है, ग्रुप पे भेज दियो तो कर देंगे। इसी के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये खत्म हुआ। 2 टॉपिक और बच रहा है, 2 टॉपिक हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ लेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। तब 2 टॉपिक आपका बचता है, एक वर्नियर कैलिपर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर का नाम सुने हो? हाँ। हाँ, और एक बच रहा है स्क्रू गेज, ठीक है। ये 2 डिवाइस आपको क्या करना है, इन 2 डिवाइस का लीस्ट काउंट पढ़ना है, और इनसे रीडिंग कैसे लेते हैं वो पढ़ना है, ठीक है ना। वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेंगे, या स्क्रू गेज से रीडिंग कैसे लेंगे, या उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने के लिए पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे, फिर बेसिक मैथमेटिक्स के बाद ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे, फिर चलेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स पढ़ने के बाद उसके बाद एक्चुअल फिजिक्स शुरू होगा। अभी तक हमारा फिजिक्स क्या है, ये फिजिक्स मतलब इंटर हम नहीं कर रहे हैं, जस्ट फिजिक्स पढ़ने के लिए जो जो टूल्स चाहिए ना वो हम तैयार कर रहे हैं। तो अभी हमने तैयार क्या करा, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट तैयार करा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, जिसका यूज होता है, जिस जिस मैथ का यूज होगा फिजिक्स में वही हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा मैथ ही पढ़ लिया 12th का, पूरा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का जो मैथ का यूज होगा फिजिक्स में वो पढ़ेंगे। फिर वेक्टर का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वेक्टर का क्लास कोशिश करोगे मिस नहीं हो, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th 12th जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो कहीं भी वेक्टर मतलब पूरे चैप्टर, जो भी तुम्हारा चैप्टर दिखता है ना उसमें बहुत जगह वेक्टर्स 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 बोले जाएंगे। जैसे फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, सब जगह वेक्टर यूज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ग्रेविटेशन में जाओगे, वहां पे सब जगह वेक्टर जरूरी होता है फिजिक्स में। तो इसलिए वेक्टर का क्लास कोशिश करोगे कि मिस ना हो, और वहां पे जो जो डाउट होगा वो बढ़िया से क्लियर कर लेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर होगा वो होगा मोशन इन 1D। वहां से एक्चुअल फिजिक्स शुरू होता है, ठीक है ना। फिजिक्स जो मेन प्रॉब्लम आने शुरू होंगे वो वहीं से शुरू होंगे। वो बेसिकली मतलब वो तुम्हारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का। अभी सब जो हम पढ़ रहे हैं क्या है, ये हेल्पिंग टूल है जो फिजिक्स पढ़ने में मदद करेंगे। तो अगर फिजिक्स पढ़ने में जो चीज मदद कर रहा है उसमें तुम कमजोर होगे तो फिजिक्स में भी कमजोर रहोगे। अरे बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए कोशिश करोगे कि जो तुम्हारा फिजिक्स का फाउंडेशन है, बेसिक चीज है, वो क्लियर होना चाहिए। भले उधर से सवाल आए चाहे नहीं आए, लेकिन वो कमजोर नहीं होना चाहिए। वो वीक होगा फिर पूरा फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, भागते फिरोगे। आ रही बात समझ में? चलो, और बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स जब पढ़ेंगे तो बेसिक मैथमेटिक्स में कहीं भी कोई भी पोर्शन अगर तुमको नहीं समझ में आएगा सीधे वहीं पे पूछ लोगे, ठीक है ना। क्योंकि दिक्कत होता है बेसिक मैथमेटिक्स के चलते बच्चे फिजिक्स से भागने लगते हैं, सर हमको मैथ नहीं आता, मैथ नहीं आता। उतना मैथ जानने की जरूरत भी नहीं होती है। हल्का सा मैथ पढ़ते हैं, हल्का हल्का वाला जो अभी तक पढ़ के आए उसी को रिवाइज करेंगे। छोटा सा ऐड कर देते हैं हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी बस बच्चों वाला चीज ऐड करते हैं, ये नहीं कि बहुत बड़ा चीज इंटीग्रेट करना है या डिफरेंशिएट करना है, छोटा छोटा डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो, तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। हाँ, थैंक यू।